एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार को दूर करती है और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। शिक्षा हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है, हमें एक स्वतंत्र और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है, एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए स्वयं शिक्षित हों और शिक्षित करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार मिलन 2024 के उद्घाटन समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली के भारत मंडपम में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपिकॉन 2024 के 79वें वार्षिक सम्मेलन में भी होंगे शामिल। भारत और ग्रीस ने व्यापार, रक्षा उत्पादन समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। इंडो पैसिफिक में ग्रीस की भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस साल के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र में हुए शामिल। ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और ग्रीस की साझेदारी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। देश के गन्ना किसानों को मिला तोहफा। खरीद मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, किसान हमारे भाई और अन्नदाता। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार केंद्र सरकार। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं से गुजरात में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। सुबह करीब 10:45 पर प्रधानमंत्री अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ यानी GCMMF के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के भाग लेने की उम्मीद है। दोपहर करीब 12:45 पर प्रधानमंत्री मेहसाणा पहुंचेंगे और वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा करेंगे और दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तारफ मेहसाणा में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे और 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोपहर 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री नवसारी पहुंचेंगे, जहां वो लगभग 17,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद शाम को लगभग 6:15 बजे प्रधानमंत्री काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का दौरा करेंगे और राष्ट्र को 2 नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर समर्पित करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत और ग्रीस 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, फार्मा, नौवहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ग्रीस की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बैठक के दौरान नए अवसरों को तलाशने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन और संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं और इस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और रणनीतिक स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, 2 प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे।
India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. Last year, we signed a memorandum of understanding in crucial areas such as agriculture and defense. And this year we are working, and I'm sure we will finalize very quickly, a very important agreement on migration and mobility. It will constitute a very important step towards strengthening our cooperation in issues such as legal migration, fighting human trafficking, but also offering young Indians. इससे पहले राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ग्रीस के प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के स्तर पर 15 वर्ष बाद ग्रीस का कोई बड़ा नेता भारत आया है। इससे पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री 2008 में भारत आए थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उन्होंने 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। रायसीना संवाद 21 से 23 फरवरी तक दिल्ली में चलेगा। ग्रीस के राष्ट्रपति ग्रीस के प्रधानमंत्री एथेंस रवाना होने से पहले मुंबई भी जाएंगे। अब बात करते हैं रायसीना संवाद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है और शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत G20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक अग्रणी देश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का आग्रह किया। A moment to both reflect upon and celebrate the strength of the partnership between our two great nations, between India and Greece. A partnership bound by economic, cultural, philosophical ties stretching back millennia. A partnership between two allies, two countries that share similar values. A partnership that today binds us closer than ever before. But above else, a partnership between the world's oldest democracy and the world's largest democracy. And it is to democracy that I turn first. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो सभ्यतागत देशों के रूप में भारत और ग्रीस की मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के विकास में योगदान का विशेष दायित्व है। उन्होंने उल्लेख किया कि दोनों देशों का स्वाभाविक रूप से चुनौतियों पर एक समान दृष्टिकोण है। विदेश मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विदेशों में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है, ग्रीस एक अनुकूल गंतव्य के रूप में उभरा है। As two civilizational states, our countries have a particular responsibility to contribute to the evolution of the contemporary global order. We both naturally tend to take a long view of challenges and a considered one of opportunities. In the flow of history, connectivity has always played a crucial role. It is only to be expected that the talks between the two prime ministers today focused on enhancing the linkage between two global economic centers, India and Europe. The IMEC corridor, as Prime Minister Mitsotakis pointed out, holds particular importance in this regard. As India deepens its footprint abroad, Greece has emerged as a favorable destination. Our pharmaceutical industry, our agro-business and aviation are already established there. And the Prime Minister in his address mentioned growing Greek investment and interest in India. We expect that a mobility agreement will bring us even closer.
3 दिन के रायसीना संवाद में मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योगपति, प्रौद्योगिकीविद, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक कार्यों के विद्वानों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में भारत और 11 देशों भूटान, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, नेपाल, अर्जेंटीना, केन्या, थाईलैंड और युगांडा के विद्यार्थी शामिल थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत में नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी यात्रा को याद किया। उपराष्ट्रपति ने नालंदा के इतिहास और इसके शक्तिशाली ब्रांड पर बातचीत की। विद्यार्थियों को अपनी विरासत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी उपराष्ट्रपति ने प्रोत्साहित किया। उपराष्ट्रपति ने बातचीत में विद्यार्थियों से शांति, प्रगति और सतत विकास का ट्रस्टी बनने का आग्रह किया। नेपाल, अर्जेंटीना, केन्या, Uganda and Bharat. From gender perspective, the group is well balanced. Nalanda is a reminder not only to your countries but to the entire world that knowledge stands for wisdom, excellence, and exploiting your talent, potential for welfare of humanity. Nalanda is very special to Bharat. Our present economic rise, our present human resource development, our present technological penetration, all remind us that Bharat was Vishwaguru because of institutions like Nalanda. Nalanda was in the lead, but there were other institutions also. I am sure your visit to Parliament, new building in particular, would make you fully aware that the building carries impressions of India's civilizational depth. You must have seen around, or you will have the occasion to see it. My greetings to all of you. Make most of this opportunity. The world is in need of institutions like Nalanda, because from institutions like Nalanda, what emanates is a desire for peace, a desire for orderly human growth. These institutions are source of enlightenment that war is no solution to a problem. अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गोष्ठी मिलन 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि मिलन अभ्यास का ये 12वां संस्करण है। मिलन अभ्यास का लक्ष्य समान सोच वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस आयोजन में विशाखापट्टनम में लगभग 50 नौसेनाओं की भागीदारी देखी जा रही है, जिनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम को दिल्ली के भारत मंडपम में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपिकॉन 2024 के 79वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। और अगर बात करें मिलन 2024 की, तो
बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसैनिक अभ्यास सम्मेलन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सामूहिक रूप से शांति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल युद्ध का संचालन करने के साथ साथ शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने की दोहरी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मित्र राष्ट्रों के बीच मित्रता, समझ, सहयोग और आपसी सैन्य संचालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में उभरे हैं। रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत सामूहिक शांति को कमजोर करने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सार्थक साझेदारी बनाने में विश्व मित्र की भूमिका निभाना जारी रखेगा। Positive peace that we should collectively aspire in our age of democratic and rules-based world order, where individual countries proactively collaborate with each other for achieving shared peace and prosperity. This concept of peace goes beyond the mere absence of the direct military conflict and encompasses broader notions of security, justice, and cooperation. The positive peace is the shared peace of one and all, with the cooperation of one and all. Events of the past few months in the Western Indian Ocean have brought to fore some extremely pressing challenges in the maritime domain, ranging from attacks on the merchant shipping to piracy and hijacking attempts. India continues its proactive engagement and has been maintaining a sustained presence in the region to ensure safety and security of all shipping, irrespective of the flag on the ship and the nationality of the crew. It is our steadfast resolve to be the first responder and the preferred security partner in the Indian Ocean region, and for the peace, stability, and the prosperity of the wider Indo-Pacific. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में सत्र 2024-25 के लिए प्रति क्विंटल 25 रुपए की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को ये फैसला किया। पहले गन्ने का प्रति क्विंटल खरीद मूल्य 315 रुपए था, जो अब बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए ये उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP है। मात्रा के संदर्भ में बात करें तो ये दूसरी बार है जब मोदी सरकार ने FRP में एक बार में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे गन्ने की ऐतिहासिक कीमत बताया और कहा कि सत्र 2023-24 के गन्ने की FRP से ये लगभग 8% और लागत से 107% ज्यादा है। नए FRP से गन्ना किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा। ये फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने में भी सहायक होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के चलते चीनी मिलें भी आत्मनिर्भर हो गई हैं। जो आगामी गन्ना सीजन है उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और
उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। जो आगामी गन्ना सीजन है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, जो हमारे भाई और अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं और इन सबके लिए रिकॉर्ड काम किया है। आज भी हमारा एमएसपी दुनिया भर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा में से एक है, सबसे ज्यादा ही है दुनिया भर में। और मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने यूपीए सरकार से दाम भी लगभग दुगने और खरीद भी दुगने से ज्यादा करने का काम किया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंडमान निकोबार दौरे की। राष्ट्रपति ने अंडमान में पीवीटीजी के सदस्यों के साथ संवाद किया और कई जगहों का दौरा किया। बुधवार को राष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ संवाद किया। इससे पहले राष्ट्रपति देश के सबसे दक्षिणी सिरे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट का भी उन्होंने दौरा किया। सेना ने राष्ट्रपति को इसके रणनीतिक महत्व के बारे में जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के श्रीगंगानगर में टांटिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्रीगंगानगर से मेरा पुराना नाता है। विद्यार्थी काल से ही मैं यहाँ आता रहा हूँ। प्रत्येक यात्रा इस धरती और यहाँ के जीवंत लोगों से मेरे जुड़ाव को और प्रगाढ़ बना देती है। जिंदगी में शिक्षा, शिक्षा के बाद अनुभव और जो कुछ भी उन्होंने इस विश्वविद्यालय के कैंपस के बाद पीएचडी डिग्री के रूप में जिस विषय पर भी उन्होंने पीएचडी की है उस विषय को समझा। कई विषय चुनौतीपूर्ण था उसको समझा। कई लोगों के अभावों को भी सुना होगा और उन्होंने अपने जीवन का जितना ज्ञान है वह अपने प्रोफेसर के मार्गदर्शन में उसने पीएचडी करने का काम किया। मेरा मानना है कि पीएचडी का अनुभव लंबे समय तक राज्य और देश को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में गया था तो वहां जो पीएचडी करने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने उसके ज्ञान अनुभव को बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी थीसिस को लिखते समय जो कुछ भी नया रिसर्च किया, नया इनोवेशन किया, नया सोच दिए, नए चिंतन दी और उसको लिखा। अब लिखने के बाद समाज में उसका लाभ होना चाहिए। जिस विषय पर आपने पीएचडी की, उस पर रिसर्च की, उसका लाभ समाज को मिले, इसके लिए भी विश्वविद्यालय को प्रयास करने की आवश्यकता है। सुप्रभात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।